आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही कम वक्त बचा है और ऐसे में वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है, जिसका पूरे देश को इंतजार था, उत्तर प्रदेश को इंतजार था। खासतौर से सभी पार्टियों की भी नजर थी। बीजेपी की पहली लिस्ट की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई भी 107 उम्मीदवारों के साथ, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाया वो एक नाम ने चौंकाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर यहां पर हैरानी सामने आई। या फिर ये कहिए कि सरप्राइज एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं। अयोध्या से लड़ने की खबर थी, अचानक से खबर आती है, इस लिस्ट में सामने आता है गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और इसी बात को लेकर विपक्ष बैठ गया और सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दिया है। अब अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद बीजेपी पहले से जान गई है नतीजे क्या रहेंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले ही उनके घर भेज दिया है, यानी कि गोरखपुर भेज दिया है। इस पर अखिलेश यादव पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और कह दिया कि अपना सोचो बबुआ, होगा क्या, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। अब इस तरह के वार पलटवार के बीच में जातीय समीकरण भी इस लिस्ट में देखने को मिला है। चूंकि 60% से ज्यादा ओबीसी और दलितों को टिकट देकर बीजेपी ने बता दिया कि सबको साथ लेकर चलना ही हमारी मंशा रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा एक के बाद एक जब नेताओं ने साथ छोड़ा तो कहा कि बीजेपी न तो दलितों की सुनती है न पिछड़ों पर ध्यान देती है और इसी अनदेखी से परेशान होकर, नाराज होकर हमने पार्टी छोड़ी है। यह साबित करने की कोशिश जरूर की है बीजेपी ने कि हम दलितों और पिछड़ों के साथ हैं। फिर इसके बाद अब कुछ ये पॉलिटिक्स की तस्वीरें भी सामने आती हैं जब दलितों के घर जाकर खाना खाया जाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जब दलित के घर पहुंचे तो नेताओं के बर्तन अलग कैसे हुए, दलितों के बर्तन अलग कैसे हुए, डिस्पोजल में जाकर खाना खाना क्या सिर्फ दिखावा भर है? इसको लेकर भी हम बात करेंगे। इन तमाम तस्वीरों के साथ दल बदल नेताओं को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख तक अभी और कुछ नेता साथ छोड़ सकते हैं बीजेपी का। इस बीच सुबह सुबह खबर यह भी कि अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू जो हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अपर्णा यादव ने अभी इन खबरों को नकार दिया है, अभी ऐसा कोई औपचारिक का ऐलान उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन यूपी की राजनीति हर दिन नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में, मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी में अपना साथ और विश्वास दिखाएंगे, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। 10 फरवरी जब पहले चरण के लिए मतदान होना है। इस पहले चरण को ध्यान में ज्यादा इसलिए भी बीजेपी ने रखा और शायद इतना लंबा वक्त इसलिए भी खिंच गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली परीक्षा बीजेपी की होने वाली है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर किसान आंदोलन में किसानों की नाराजगी सामने आई थी और यहां से सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का हिस्सा बने थे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं ITV ग्रुप से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। अरविंद मोहन सर, एक बार फिर से लिस्ट सामने आई तो सभी को चौंका भी दिया गया और जिस बात की चर्चा थी उस पर विराम लग गया। अयोध्या से नहीं, गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस्मत आजमाएंगे। विपक्ष को क्या बैठे बिठाए मुद्दा मिल नहीं गया है? विपक्ष क्या सवाल पूछे नहीं कि क्या इनसिक्योरिटी लग रही थी अयोध्या से लड़ने में? देखिए, बीजेपी की लिस्ट में यही सब मुद्दे हैं जिनको कोई विपक्ष उठा सकता है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि बड़े हल्के मुद्दे हैं, इनसे कोई बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। असली राजनीति जो बीजेपी ने की है वो दिलचस्प है। मेरे जैसे लोग जो बाहर से बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को देखते समझते रहे हैं, उनके लिए लग रहा था, मुझे तो ये काफी उम्मीद थी कि काफी सारे लोगों के टिकट कटेंगे। तो टिकट काटने का परसेंटेज इस बार आश्चर्यजनक ढंग से काफी कम हो गया है। क्योंकि उसकी एक वजह मेरे ख्याल से ये जो दल बदल शुरू हुआ था और चुनाव के पहले हंगामा शुरू हुआ, वो उस हंगामे को बीजेपी ने बड़ी आसानी से थाम लिया है। अपने ज्यादातर सिटिंग MLA का टिकट देंगे। और दूसरी चीज, जो एक ओबीसी लिस्ट को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद से खासतौर से हंगामा शुरू हुआ था कि बीजेपी से ओबीसी शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने का एक अपना मतलब है और वो मतलब ये है कि जो सपा पे आरोप लग रहा था कि यादव छोड़ के उनके पास और कोई नहीं है, सारे गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ है, उस चार्ज को काफी हद तक स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बाद जो भी लोग गए हैं, सैनी और दारा
दारा सिंह, इन सब के जाने की वजह से वो चाहे तो खत्म हुआ सपा पर से, लेकिन बीजेपी ने बहुत होशियारी से अपना कार्ड खेला है और ओबीसी को परसेंटेज काफी अधिक दिया है। एक दूसरी चीज जो बहुत साफ दिखाई दे रही है, हम सब लोग बाहर से दिल्ली बैठ के ये मानते रहे हैं कि कांग्रेस ने जो दांव चला है महिलाओं को टिकट देने का, और कांग्रेस ने वो साबित भी किया अपने टिकट देने से, उसका भी असर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में होगा। लेकिन बीजेपी की लिस्ट को देखने से कहीं नहीं लगता कि बीजेपी को उसकी चिंता हुई है। बीजेपी को ओबीसी वाली चिंता निश्चित रूप से हुई है और उसने उसका काट किया है, लेकिन महिलाओं वाली चिंता अभी बीजेपी को नहीं दिखाई दे रही है, सपा को भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब कि महिला कार्ड वाला जो एक तरह से वाइल्ड एंट्री हुई है अचानक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, वो अभी उतने असर की नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम पार्टियों को। अब वोटर क्या करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन पार्टियां भी अगर नहीं देखती हैं तो इसका मतलब है कि उसका असर वैसा हंगामे वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह और सैनी जैसे लोगों के निकलने का, से अरविंद सर बोलते हैं, इसलिए मुझे पूछना चाहिए, अगर पहले खबर ये थी कि 100 से 150 विधायकों का पत्ता साफ हो जाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट जाएगा, फिर वो संख्या कम होते होते 80 से 100 पर आती है, फिर 40 से 50 पर इसकी चर्चा होती है और पहली लिस्ट में सिर्फ 20 विधायकों का टिकट कटना, क्या ये समझा जाए कि बीजेपी ने इस वक्त की जरूरत को समझा है और रिस्क लेना उसे बेहतर लगा नहीं, इसीलिए कम में ही काम चला लिया? निश्चित रूप से मैंने कहा ही कि ये बीजेपी उस मामले में बहुत होशियार पार्टी है। खासतौर से नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन में उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत तेजी से संभालने की कोशिश करते हैं और चुनाव के मैनेजमेंट में और भी उनकी होशियारी दिखाई देती है। तो ये उस होशियारी का ही प्रमाण है कि बीजेपी को जैसे लगा कि विधायकों की नाराजगी शायद भारी पड़ेगी, हालांकि कामकाज से विधायकों की नाराजगी, अपने कामकाज से, अपनी सरकार के कामकाज से विधायकों की नाराजगी है, लोगों में विधायकों सांसदों के प्रति नाराजगी है, लेकिन उस चीज को मुद्दा बना के टिकट काटना बीजेपी, क्योंकि ये एक अतिरिक्त और बवाल हो जाता, जिसको संभालना पार्टी के लिए भारी पड़ने लगता है। जैसा अभी ओबीसी नेताओं के निकलने से पार्टी को मुश्किल हुई है, उसी तरह की मुश्किल बीजेपी को अगर टिकट ज्यादा बड़ी संख्या में कटते तो फिर एक वो संभालना भी मुश्किल। और पार्टी ने कोई अलग से बहुत एमएलए के कैंडिडेट तैयार कर लिए हों, कोई बड़े जनाधार वाले नेता निकल आए हों, इस बीच इसके भी प्रमाण नहीं है। चुनाव कुल मिला के नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाना है, तो जो भी उस सर्टिफिकेट को लेके चलेगा, बीजेपी का निशान लेके चलेगा, उसको उसका लाभ घाटा जो होना है सो होगा। तो इसलिए पार्टी ने ये सेफ समझा कि अपने सिटिंग एमएलए ज्यादातर को, जैसे इसी गाजियाबाद के आसपास के पांचों एमएलए को पार्टी ने दे दिया, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर का तो कितना नाम चल रहा था कि विवादों में रहते चल रहा था कि उनका कटेगा और देते हैं, इससे पत्ता साफ हो जाएगा, टिकट कट जाएगा, लेकिन उन्हें भी दोबारा टिकट। एक ब्लंडर किया था नरेंद्र सिंह गुर्जर ने, किसान आंदोलन को पुनर्जीवित करने में जिन लोगों की गलतियों का बड़ा योगदान है, तो उसमें योगी का भी बयान था। और नरेंद्र सिंह गुर्जर ने तो बाकायदा किसानों पे लोगों से, अपने लोगों से हमला कराने की योजना बनाई, जिसपे टिकट भड़के और फिर उसके बाद सारा आंदोलन वापस हुआ। तो नरेंद्र सिंह गुर्जर नंदकिशोर गुर्जर उस हिसाब से एक दोषी भी हैं किसान आंदोलन को पुनर्जीवित करने के। लेकिन अब ये वक्त पर ये बीजेपी की मजबूरी बन जाएगा या फिर या क्या जरूरी हो गया था ऐसे लोगों को दोबारा से टिकट देना? ये बताता भी है कि बीजेपी अभी फिलहाल किस सिचुएशन में है और किस तरीके से चीजें हैंडल की हैं, और शायद इसीलिए लंबा वक्त भी लगा, लंबा मंथन भी हुआ है। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नासिर सलीम हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एसएन सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, और दानिश कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर सलीम, अभी सुबह सुबह जो फर्स्ट बुलेटिन में अपना कर रही थी उसमें ब्रेकिंग न्यूज आई, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्या ये सच है? रचना जी, देखिए अभी जो सूचना आपने बताई ब्रेकिंग न्यूज में, मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारे पास तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। और जहां तक उनका सवाल है, अगर ऐसी कुछ उन्होंने डिसीजन लिए तो वो आ जाएगी सामने, तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस, मैं अभी कयास ही समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ऐसे भी कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की खुद की अपनी बहू बीजेपी में शामिल हो जाए, वो भी तब जब बीजेपी के लीडर्स लगातार छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे। इमेज को लेकर सवाल तो उठेगा।
प्रश्न जी देखिए ऐसा है, जहां तक अपर्णा जी का सवाल है और किसी और का भी सवाल हो, उनका अकेला क्यों सवाल हो तो उठे, देखिए ये प्रक्रिया चलती रहेगी, मैंने आपको ये पहले भी कहा था। हाँ। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए हमारा जो उद्देश्य है, हाँ। खास करके ये चुनाव पे, वो ये है कि सबको साथ देके आगे बढ़े। और जाहिर बात है इसमें, देखिए हर एक सीट पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। हर एक सीट पे 10-10 दावेदार हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पे और सिंबल पे। हाँ। तो ऐसा होगा, ये तो आपको पता है, मैनेजमेंट का स्टाइल भी है कि हर एक सीट पे हम 10 को तो नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो ये जो एक प्रयास है और ये जो प्रक्रिया है आने जाने की चलती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी के पास उन सबकी ब्लेसिंग्स हैं, जिन लोगों ने बहुत मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज वो सब जो मेहनती लोग हैं और जो ईमानदार लोग हैं, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको हाथ ईमानदार और मेहनती कैसे हो गए नासिर जी, आप बताएंगे? ईमानदार और मेहनती कैसे हो गए, जिनमें लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है, उन्हें आप ईमानदार कैसे कह सकते हैं? जो मौका परस्ती दिखाएं वक्त पर, जो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, पूरा टाइम वहां पर गुजारें और जब टाइम पूरा हो जाए तब समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएं, ऐसे लोगों को ईमानदार कैसे कहेंगे आप? कह रहा था आपसे, आप फिर देखिए मेरा पॉइंट क्या था। हाँ। जितने भी जो इतने वर्तमान विधायक जो थे इनके, वो सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क में थे। 100 से 150 का नंबर था, मगर उसमें से कितने आए? गिन चुन के 6 या 8 टोटल। अभी तो खैर 4 ही आए आपके सामने और 5 एक आध जो कल भी जुड़े हैं। हाँ। तो पॉइंट अच्छा, आगे ये है कि आएंगे या नहीं आएंगे? 2-3%, अगर आपने 2-3% लोगों को जोड़ दिया, हाँ। क्योंकि उनकी आवाज और इज्जत पे भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर रखा था, आवाज दबा रखी थी पिछले 4.5-5 साल में, वो कोशिश करते रहे। हाँ। चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो असेंबली में हो, हर जगह जहां जहां वो कोशिश करते रहे और उनकी आवाज नहीं उठनी थी, तो वो सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। और इसमें क्या बुरा है? मुझे तो अब आगे भी आएंगे क्या? आगे भी आएंगे क्या? कह रहे थे कि 20 तारीख तक एक के बाद एक ऐसे ही बॉम्ब फूटेगा। ये बॉम्ब फूटना बंद हो गया है और कल अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अब बीजेपी को जो लिस्ट बनानी है बनाए, जिनका टिकट काटना है काटे, जिनका नहीं काटना है मत काटे, अब मैं बीजेपी से किसी को लूंगा नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां पे हमारे जो इतने आवेदन आए थे हमारे पास और सबने कहा कि भाई हम सबको आना है, मैं आपको बता दूं डेली कितने लोगों के फोन आ रहे हैं, हमें पता है पार्टी कार्यालय में। हाँ। मगर अखिलेश जी ने ये सोच लिया है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हाँ। क्योंकि इनके सारे के सारे जो भी विधायक थे वो सब विफल हो चुके हैं अपने क्षेत्र में। सिर्फ गिने चुने जो थे उनको लिया गया है। ठीक है। और वो प्रयास और वो गिने चुने भी अपना स्वार्थ देखते हुए, सबने अपना स्वार्थ देखा है, फिर चाहे वो पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर पार्टी में शामिल कराने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। एसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमाशंकर पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह जी, क्या अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? माध्यम से इस तरह की जानकारी मिली है हमें भी, और भारतीय जनता पार्टी हर किसी ऐसे व्यक्ति को ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक मर्यादित पार्टी है और हमारे अपने नीति, नियम और सिद्धांत है। हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हम कोई कुनबे की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। आप देखिए होंगे कि फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने सिद्धांत है, अगर हमारे साथ कोई जुड़ता भी है उसी सिद्धांत के साथ जुड़ता है। केंद्र में देखी होंगी कई विषयों 370 को लेकर कई हमारे समर्थित दल वो नहीं चाहते थे कि 370 धारा समाप्त हो, उसके बाद भी जो है वो हमारे साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक नियम और सिद्धांत से बनी हुई है, वो हमेशा दलित। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि मैं तो आ गया हूं पार्टी छोड़कर, लेकिन बहुत से धमाके होंगे, 20 तारीख तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन अचानक रुक सा गया है। क्या ये जो एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे थे कि बैठकर बात कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करते हैं, इस तरह पार्टी छोड़ना सोल्यूशन नहीं, ये खबर है क्या कि जो बागी विधायक होने वाले थे उनसे पहले ही बात कर ली गई है, मना लिया गया है, समझा लिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी और 2-4 नेताओं के जाने से कार्यकर्ता नाराज नहीं है। और आप देखिए सबके वोटों की संख्या एक ही है, अगर 20 लोग भी चले जाते हैं तो 25 करोड़ के आबादी में से माइनस कर दीजिए 20 को, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है
5 साल से जो काम की है, विकासवादी कार्य किए, उसको लेके जनता के बीच में जा रही है। और आज जो है जनता नहीं जा रही है, 2-4 नेता जा रहे हैं। वो भी कब जा रहे हैं? जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया। आप देखिए, वो ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं थे या ऐसे जगह नहीं थे जहां मीडिया नहीं थी, वो पहले भी अपनी बात कर सकते थे। 1 हफ्ते पहले चले जाइए, इसमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो अपनी आवाज अच्छा, चूंकि आपने कहा कि पहले अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकते थे, पहले नाराजगी जता सकते थे, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्होंने ये सब किया। आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर एक सवाल भी आप लोगों से पूछा जा रहा है, उसे पढ़कर मुझे हंसी भी आई थी। अब जब बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं ना कि 5 साल मलाई खाई और अब जाकर समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं, तो आलोचक ये भी लिख रहे हैं कि अच्छा 5 साल मलाई खाई है, कम से कम आप स्वीकार तो कर रहे हैं कि आपके विभाग में रहकर, आपकी पार्टी में रहकर लोग मलाई खाया करते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। कोई बदमाश विद्यार्थी अगर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है, उस स्कूल कॉलेज प्रांगण के अपने नियम होते हैं। कुछ दिन तक वो देखता है, और जब उसकी वहां नहीं चल पाती है तो पुनः कुछ न कुछ आरोप लगाते हुए किसी दूसरे विद्यालय में चला जाता है। लेकिन उसके नाते उस विद्यालय का नाम खराब नहीं होता, क्योंकि उसकी तरफ बहुत पहले भी विद्यार्थी आके जा चुके हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र हित में, जो धर्म की रक्षा के लिए, जो गरीबों की रक्षा के लिए, जो गौ की रक्षा के लिए, जो सर्वहित के लिए काम करती है। ठीक है, और अब ये सर्वहित कितना हित हुआ है, जो भी योजना ये साफ हो जाएगा ना, ये साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। आगे मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर दलितों के घर अब खाने का ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हो गया है, वो भी अचानक से। आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिक्कत? हाँ, आगे पूछूंगी आपसे। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क में आपकी दिक्कत है, थोड़ा सा आपके नेटवर्क में दिक्कत है, मैं थोड़ा पूछूंगी आपसे बाद में। आपका नेटवर्क ठीक कराइए पहले। उमा शंकर जी हमारे साथ हैं। उमा शंकर जी, कांग्रेस कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान भी किया गया, और पार्टियों का महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं है। क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखेगा क्या, या फिर जो बाकी पार्टियां जातीय समीकरण के आधार पर बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं, अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, या फिर फायदा वो ले जाएंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति से जाती है कि जाती ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की एक बेटी के साथ कमर कस लिया है और सड़कों पर उतरकर उसका आगाज कर दिया था मैराथन के मामलों में। और तमाम तरीके के जो प्रियंका जी के नेतृत्व में शक्ति संवाद हुए, उसमें भी बेटियों ने संवाद करते हुए ये बता दिया था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म से परे विकास के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए होगा, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बेटी प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और वो अखिलेश यादव जी की तरह या मायावती जी की तरह या मृगांका सिंह की तरह उनको सर्टिफिकेट पारिवारिक तौर पर नहीं मिला हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर 2 साल तक लगातार संघर्ष किया, कुंभा से शुरू किया, शाहजहांपुर, लखीमपुर, जहां संघर्ष के बाद नहीं मिला टिकट, हर जगह नहीं। उमा शंकर जी, सबको संघर्ष के बाद टिकट नहीं मिला। कई लोगों को तो मैं पर्सनली ऐसा जानती हूँ जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं है, उन्हें अचानक से टिकट मिल गया। हम लोग तो खुद हैरान थे, जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर काम करना तो दूर, लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं किया है। देखिए, अगर राजनीतिक अनुभव क्या है, आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग समाज में किसी भी मूल्य के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए, किसी भी अन्याय के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ा है, इसका मतलब उनको अनुभव है लड़ने का। क्या आशा सिंह वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ, भाजपा विधायक के खिलाफ वो खड़ी हुई, तो क्या उनको आप कहेंगे राजनीतिक अनुभव नहीं है? पूनम पांडे जो एक आशा वर्कर थी और योगी सरकार की लाठियों के खिलाफ वो झुकी नहीं, डट के लड़ा उन्होंने, क्या आप उनको कहेंगी वो राजनीतिक अनुभव नहीं है उनको? निदा अहमद जो आप ही की तरह बड़े चैनलों की एंकर थी, आज वो कांग्रेस पार्टी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ आके खड़ी हुई, तो उनका क्या आप कहेंगी वो अनुभव नहीं? देखिए, सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने क्षेत्र में सबने पीएचडी कर रखी है। किसी ने संघर्ष किया है, किसी ने लड़ाई लड़ी है, किसी ने अन्याय के खिलाफ डटकर अपने आप को साबित किया है, तो वो अनुभव वाले लोग हैं। और यही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने कहा आइए और लड़िए, महिलाओं को नेतृत्व दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 40% महिलाओं को प्रियंका जी ने टिकट दिया है,
इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, पहला लोकसभा का अध्यक्ष, पहला यूएन का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 107 की सूची में सिर्फ 10 महिलाएं, और उसमें भी रसूखदार महिलाएं हैं। 107 में 10 यानी कि करीब 9% महिलाओं को इन्होंने दिया है। आरएसएस अपने विंग में महिलाओं को शामिल नहीं करती। उत्तर प्रदेश में एक भी महिला मुख्यमंत्री आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ने बनाए नहीं। 4 बार दोनों ने मुख्यमंत्री बना लिए। कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया, महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी जी लड़ी, यानी कि उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जो मैराथन में उतरकर आगाज किया था, वो साबित कर रहा था कि इस बार की लड़ाई आप ओबीसी आप कह रहे हैं कि आधी आबादी को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो आधी आबादी का साथ मिलेगा भी और इसी तरह से ये जंग जीत लेंगे। आप जब रैलियों पर रोक लग गई है, वर्चुअल रैली की इजाजत है, डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है, कांग्रेस नजर क्यों नहीं आ रही डोर टू डोर कैंपेनिंग में? जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था उसके ठीक 2 घंटे पहले प्रियंका गांधी जी फेसबुक पर लाइव थी। प्रियंका गांधी ने पिछले 2 सालों से 100 कैंपों के माध्यम से 700 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके बूथ लेवल से लेके न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, विधानसभा और जिला लेवल तक 2 लाख प्रशिक्षित पदाधिकारी तैयार किए और सभी मीटिंगों में प्रियंका गांधी जी प्रशिक्षण में वर्चुअली ही जुड़ी रही। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी से पिछले 2 सालों से लगातार वर्चुअल लड़ रहे थे। और इसीलिए फेसबुक और ट्विटर को कंट्रोल में करने का मोदी जी और जो खेल खेल रहे थे, जिसमें अरुण जेटली जी को नुकसान उठाना पड़ा था, वो इसलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेके शुरू से सतर्क थी। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को भी लगातार सचेत किया था और हमारी तैयारी तो वर्चुअल पहले से ही थी, क्योंकि कोविड से लड़ना भी है, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों का जान भी बचाना है। ये तो गाइडलाइंस सब आ गई। उसको लेकर कांग्रेस के ही टॉप लीडर्स ने कहा था कि इस तरह राजनीति होती नहीं है। 5 स्टार होटल के कमरों में बैठकर अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ही हैंडल करें, सिर्फ ट्वीट ही कर दें, तो इसको लेकर पहले भी कांग्रेस के टॉप लीडर की तरफ से सवाल उठाया गया था। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है? किस आधार पर लड़ती हुई आपको नजर आ रही है? क्या वाकई जातीय धर्म का कार्ड खेलने वाली पार्टियों की सुनवाई होगी? क्या आधी आबादी को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस अपनी इस जंग में कामयाब हो पाएगी? क्या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो कोई रेलेवेंसी ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। भले हमारे जो भाई बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। लड़ाई जो है, अब लड़ाई यहाँ मुख्य तौर पे जो है वो मिनॉरिटी के वोट्स की है, ओबीसी की है, और एक हद तक देखा जाए तो बाकी के जो बड़े पॉकेट्स हैं उनकी है। अब हो ये रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही निकल जो एंटी ब्लास्ट किया बीजेपी के, कांटे की टक्कर किसके बीच है? आप एक बार फिर से दोहरा दें। देखिए, कांटे की टक्कर तो मुझे लगता है कि जंग तो वहां ट्रायंगुलर हो चुकी है। हाँ? क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। हाँ? जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम 100 से ज्यादा एमएलए जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। हाँ? आज देख लीजिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस चीजों के लिए जाने जाते थे वो कहीं ना कहीं सष्टांग करते हुए नजर आए धारा एमएलए के सामने, जिसमें आपने देखा कि कांट छांट खत्म हो गई। हाँ? और जितना भी बवंडर जो था उसको शांत करने में पूरी पार्टी लग गई। दूसरी तरफ अभी सपा के प्रवक्ता जो थे सलीम साहब कह रहे थे कुछ कि भाई लोग ईमानदार होके वापस आए हैं। तो देखिए, वोटर को आप ईमानदार और बेईमान की परिभाषा में ना बांटे। वोटर वोटर है और वोटर को जब भी मुनासिब लगेगा कि जो पार्टी सही तरीके से सही इंसाफ दे पाएगी आवाम को, उसको वोट करेगी। उसका जिस किसी को भी वोट है वो वोट ईमानदारी के साथ है। अगर वो सपा को वोट करेगा तभी ईमानदार है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे स्टेटमेंट्स इतने जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ताओं के नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ आनंद मोहन जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल है, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी टोटली बैकफुट पे है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी तक तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश और ये
लोग कह रहे थे, लेकिन अब मुझे खुद ऐसा लगता है कि खुद आला कमान जो है भाजपा कि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अगर अयोध्या से बाबा को लड़ाएंगे तब भी भगवान राम की मदद नहीं मिलेगी, या मथुरा से लड़ाएंगे तो कृष्ण की भी मदद मिलने जैसी लग नहीं रही है। इसलिए वापस उनको गोरखपुर सिटी भेजा है कि आप वहीं जाइए और लड़िए, जहां से जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। रह गई बात अब उत्तर प्रदेश के अंदर में दल बदलने की राजनीति, तो जिस तरीके से आवकार और नकार, जो देखिए पहले तो इन लोगों ने 7 लोगों को ले लिया अखिलेश यादव ने, फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इलू इलू हुआ होगा इनके बीच में, ये मेरा अजम्पशन है। फिर उसके बाद आकर पब्लिकली ये कह रहे हैं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में से किसी को नहीं लूंगा। अरे भाई, अगर आपको नहीं लेना था तो किसी को नहीं लेना था, या फिर सिलेक्टिव 7 लोगों को लेके आपने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जो है वो डिफंक हुई है अखिलेश यादव की। तीसरी तरफ मुझे लगता है कि AIMIM जो है वो माइनॉरिटी पॉकेट्स के अंदर में वेस्टर्न यूपी में और एतराफ में जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि इसका अलायंस न करने के कारण अखिलेश यादव को और SP को इसका खामियाजा भी भुगतना। अच्छा, मतलब आपने सबसे भरोसा डगमगाता हुआ दिखा दिया, बता दिया, बीजेपी पर सवाल उठा दिए, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा दिए, और आप कह रहे हैं माइनॉरिटी जो वोट बैंक है वो ओवैसी के साथ रहेगा, जबकि ओवैसी को नजर आए नहीं कैंपेनिंग में। ओवैसी का तो बहुत दिन से जिक्र भी नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नासिर सलीम, जवाब देंगे आप? ये बोलना चाहूंगा रचना जी कि अगली बार इनको इनवाइट करें तो इनका असली जो लेबल है वो लगवा दें नीचे, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनीतिक विश्लेषण ही हटा दें। ठीक है, जो है आमने सामने रखें, इनको क्लैरिटी और इनको बोले सच की राजनीति अपनाएं, पहली चीज। और उसमें सबसे पहली बात शुरू हुआ आपको हक है समाजवादी का आप पक्ष रखें। दूसरा पक्ष में कौन क्या करेगा ये आप तय ना करें। अखिलेश यादव जी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो है अपने प्रवक्ताओं, ये बदतमीजी जो है बंद कर दीजिए। टीवी का डिबेट प्रॉब्लम आप ये थोड़ी गाड़ी रोक के बात करिए। प्रॉब्लम आप सब में है, एक दूसरे के बीच में आनाकानी करनी नहीं चाहिए, एक दूसरे की बात को काटने की का मैनर होना चाहिए कि डिबेट में बैठे तो एक दूसरे की बात ना काटी जाए। अगर अपनी बारी है तो उन्हें बोलने दें। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, दानिश जी ठीक है। हाँ, नासिर सलीम आप जवाब देंगे, नासिर सलीम आप जवाब देंगे। पहले हेडलाइन सबसे चरम पे जो मुद्दा है जाति जनगणना का, सरकार बनते ही हम उस पे शुरुआत करवाएंगे प्रोजेक्ट उसका। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपका सवाल है योगी जी पे, देखिए कृष्णा जी, हमें एक मेरा बहुत सिंपल सा एक निवेदन है कि हमें मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश का भुलाना नहीं है। सबसे चरम जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा। देखिए बार बार हम यही कहते हैं, हमारी जो आवाज है हम यही कहना चाहते हैं हमारे अपने आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं उन पे हम लोग रहें। और जहां तक बाबा जी का सवाल है, तो कभी तो वो मथुरा से लड़ते हैं, कभी फिर अयोध्या पे आ जाते हैं, फिर कभी वो गोरखपुर पे आ गए, ये खुद ही घूम रहे हैं। तो ये अखिलेश जी पे क्या टिप्पणी देंगे, जिनका खुद ही घर नहीं बचा है और उनका कोई सम्मान नहीं बचा है, इधर उधर तो पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी हो सकती है। सोच समझकर उन्होंने लिस्ट भी बनाई है, सोच समझकर उन्होंने टिकट भी दिया है, सीट भी तय की है। इसको लेकर मुझे लगता है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सभी बातों का जिक्र किया, नासिर जी, समाजवादी पार्टी में भी यही प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ये इंतजार कर रही है कि एक ऐसी सरकार बने जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ नाम ना ले, बल्कि इन प्रॉब्लम्स से बाहर उत्तर प्रदेश को निकाले। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त कम है, SN सिंह जी, नासिर सलीम जी, उमाशंकर जी, दानिश कुरैशी जी और अरविंद मोहन सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत सोच समझकर उत्तर प्रदेश के लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज का मानना है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब आपको अपनी पसंद के मुताबिक अपने नेता को चुनने का अधिकार होगा। अभी नहीं चुना तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। सोच समझकर वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। एक ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। उप्स, कुछ अच्छा होने वाला है। PolicyBazaar.com पे आओ और कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पे 85% तक डिस्काउंट पाओ। PolicyBazaar.com। वो देखो, बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लास टीचर्स डाउट्स क्लियर कराते हैं। तो जब ट्यूशन टू गुड है, रिजल्ट्स भी टू गुड ही होंगे। बायजूस क्लासेस with the 2 teacher advantage. Attend a free class.
Download Byju's app now. देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एंश्योर, जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नए इम्यूनिटी सेल्स बनाने में मदद करे। एंश्योर। एक्सक्यूज मी, रोज के कपड़ों पे ड्राई क्लीन जैसे रिजल्ट घर पे ही मिले तो इम्पॉसिबल। वैनिश करे पॉसिबल। फेवरेट ड्रेस नहीं पूछती, वेयर्स द पार्टी टुनाइट, राइट? और ये पसीने के दाग मतलब जर्म्स। वैनिश के ऑक्सीजन बबल्स करें रंग ब्राइटर और हटाएं 99.9% जर्म्स। दाग गायब, व्हाइट व्हाइटर, रंग ब्राइटर और हटाएं 99.9% जर्म्स भी। हुनरबाज देश की शान 22 जनवरी से शनिवार रविवार रात 9 बजे कलर्स और वूट पर। ये फर्श ही बनता है हमारा पहला प्लेग्राउंड, पर बीमारियां भी इसी फर्श से घर में आती हैं। आम डिटर्जेंट और फिनाइल न सारे दाग मिटाते हैं, न उनमें छुपे कीटाणु। इसीलिए इनकी अधूरी सफाई की जगह मैं चुनती हूँ लाइजॉल की पूरी सफाई। उफ, ये सर दर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। जियो मार्ट फुल पैसा वसूल सेल। आ गया है इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोसरी सेल, जियो मार्ट फुल पैसा वसूल सेल 22 से 26 जनवरी। डाउनलोड दी ऐप नाउ और करो फुल पैसा वसूल। हम चाय बनाते ही नहीं, गिराते भी हैं और फ्रिज को खाना खिलाते भी हैं। तभी तो यहाँ सिर्फ दाग नहीं, जर्म्स भी हैं। इसीलिए नया कॉलिन, जो शाइन करने के साथ साथ 99.9% जर्म्स भी हटाए। कॉलिन, शाइन भरपूर, जर्म्स करे। कि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अगर अयोध्या से बाबा को लड़ाएंगे तब भी भगवान राम की मदद नहीं मिलेगी, या मथुरा से लड़ाएंगे तो कृष्ण की भी मदद मिलने जैसी लग नहीं रही है। इसलिए वापस उनको गोरखपुर सिटी भेजा है कि आप वहीं जाइए और लड़िए, जहां से जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। रह गई बात अब उत्तर प्रदेश के अंदर में दल बदलने की राजनीति, तो जिस तरीके से आवकार और नकार, जो देखिए पहले तो इन लोगों ने 7 लोगों को ले लिया अखिलेश यादव ने, फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इलू इलू हुआ होगा इनके बीच में, ये मेरा अजम्पशन है। फिर उसके बाद आकर पब्लिक के लिए ये कह रहे हैं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में से किसी को नहीं लूंगा। अरे भाई, अगर आपको नहीं लेना था तो किसी को नहीं लेना था, या फिर सिलेक्टिव 7 लोगों को लेके आपने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी जो है वो डिफंक हुई है अखिलेश यादव की। तीसरी तरफ मुझे लगता है कि AIMIM जो है वो माइनॉरिटी पॉकेट्स के अंदर में वेस्टर्न यूपी में और एतराफ पे जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि इसका अलायंस न करने के कारण अखिलेश यादव को और SP को इसका खामियाजा भी भुगतना। अच्छा, मतलब आपने सबसे भरोसा डगमगाता हुआ दिखा दिया, बता दिया, बीजेपी पर सवाल उठा दिए, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा दिए, और आप कह रहे हैं माइनॉरिटी जो वोट बैंक है वो ओवैसी के साथ रहेगा, जबकि ओवैसी को नजर आए नहीं कैंपेनिंग में। ओवैसी का तो बहुत दिन से जिक्र भी नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नासिर सलीम, जवाब देंगे आप? ये बोलना चाहूंगा रचना जी कि अगली बार इनको इनवाइट करें तो इनका असली जो लेबल है वो लगवा दें नीचे, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनीतिक विश्लेषण ही हटा दें। ठीक है, जो है आमने सामने रखें, इनको क्लैरिटी और इनको बोले सच की राजनीति अपनाएं, पहली चीज। और उसमें सबसे पहली बात शुरू हुआ कि आपको हक है समाजवादी का आप पक्ष रखें। दूसरा पक्ष में कौन क्या करेगा ये आप तय ना करें। अखिलेश यादव जी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो है
ये बदतमीजी जो है बंद कर दीजिए। टीवी का डिबेट एक मर्यादा होती है। बदतमीजी आप कर रहे हैं। आप ये थोड़ी प्रॉब्लम आप सब में है। गाड़ी रोक के बात ये प्रॉब्लम आप सब में है। एक दूसरे के बीच में आनाकानी करनी नहीं चाहिए। एक दूसरे की बात को काटने की का मैनर होना चाहिए कि डिबेट में बैठे हैं तो एक दूसरे की बात ना काटी जाए। अगर अपनी बारी है तो उन्हें बोलने दें। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। ये तय ना करें मैं क्या बोलूंगा, वो बोले मैं दानिश जी ठीक जवाब दूंगा। हाँ, नासिर सलीम आप जवाब देंगे। नासिर सलीम आप जवाब देंगे। पहले हेडलाइन ले लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब होगा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बिना वक्त गवाए। नासिर जी आप अपना जवाब दे दें। और चूंकि मैंने अभी हेडलाइंस पढ़ी हैं, मुझे बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा अखिलेश यादव को कि ना घर के रहोगे ना घाट के? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपके पैनलिस्ट ने ये कहा कि सपा अगर ऐसा था तो बीजेपी के लोग को क्यों लाए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में 100 से अधिक वर्तमान विधायक जो थे वो संपर्क में थे हमारी पार्टी से। हमने सबको नहीं लिया, इनको चश्मा पहनाइए तो ये समझें। हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है। जिन लोगों की आवाज बंद की गई भारतीय जनता पार्टी में, और अगर ये बताइए ओबीसी का मुद्दा उठा बार बार, हमने ये बोला जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं, तो वो सारे जो हैं जिन्होंने असेंबली में, पार्लियामेंट में, सबने जो आवाजें उठाई, आज वो सब एक तरफ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ खड़े हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी उनकी आवाज नहीं दबाएगी। और इनके जो मुद्दे हैं, सबसे चरम पे जो मुद्दा है जातीय जनगणना का, सरकार बनते ही हम उस पे शुरुआत करवाएंगे प्रोजेक्ट उसका। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपका सवाल है योगी जी पे, देखिए कृष्णा जी, हमें एक मेरा बहुत सिंपल सा एक निवेदन है कि हमें मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश का भुलाना नहीं है। हाँ। सबसे चरम जो मुद्दे हैं वो हैं बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा। देखिए, बार बार हम यही कहते हैं, हमारी जो आवाज है, हम यही कहना चाहते हैं हमारे अपने आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं उन पे हम लोग रहें। हाँ। और जहां तक बाबा जी का सवाल है, तो कभी तो वो मथुरा से लड़ते हैं, कभी फिर अयोध्या पे आ जाते हैं, फिर कभी वो गोरखपुर पे आ गए, ये खुद ही घूम रहे हैं। तो ये अखिलेश जी पे क्या टिप्पणी देंगे, जिनका खुद ही घर नहीं बचा है और उनका कोई सम्मान नहीं बचा है, इधर उधर तो पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी हो सकती है। सोच समझकर उन्होंने लिस्ट भी बनाई है, सोच समझकर उन्होंने टिकट भी दिया है, सीट भी तय की है। इसको लेकर मुझे लगता है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सभी बातों का जिक्र किया, नासिर जी, समाजवादी पार्टी में भी यही प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ये इंतजार कर रही है कि एक ऐसी सरकार बने जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ नाम ना ले, बल्कि इन प्रॉब्लम्स से बाहर उत्तर प्रदेश को निकाले। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त कम है, एसएन सिंह जी, नासिर सलीम जी, उमाशंकर जी, दानिश कुरैशी जी और अरविंद मोहन सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत सोच समझकर उत्तर प्रदेश के लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज का मानना है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब आपको अपनी पसंद के मुताबिक अपने नेता को चुनने का अधिकार होगा। अभी नहीं चुना तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। सोच समझकर वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। एक ब्रेक।